नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम झज्जर ज़िले की बादली सीट पर हैं और बादली सीट हॉट सीट बनी हुई है। उसके कई कारण हैं। यहाँ से बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ रहे हैं और ये उनका तीसरा चुनाव है इस बार। यहाँ से पिछली बार 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और अब की बार चर्चा थी कि कांग्रेस से कुलदीप वत्स की टिकट कटेगी, लेकिन टिकट उनकी नहीं कटी और बहुत सारी चर्चाएं भी चली। उन चर्चाओं को, जो बीजेपी से रिलेटेड जो चर्चाएं रही, उनसे हम ओम प्रकाश धनखड़ से ही जानेंगे और साथ में उनसे कोशिश करेंगे कि इस बार उनका चुनाव किस तरीके से अलग है, या क्या डायनामिक्स हैं, क्या चीज़ें उनके हक में काम कर रही हैं और किस किस्म से जो ये सीट है ये अब की बार वो निकालने का काम करेंगे या फिर अब की बार कुछ उनको संभावित दिक्कतें महसूस हो रही हैं। सबसे पहले तो ओम प्रकाश धनखड़ जी, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, पिछली बार से अब की बार में क्या फ़र्क आपको दिख रहा है, क्या अलग है, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत भारी जोश है, जज्बात है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये 5 साल इस हल्के के 5 मोड में चले गए हैं। नॉन स्टॉप विकास चलता, क्योंकि ये हल्का इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसमें थोड़ी समय के लिए चौधरी धीरपाल मंत्री रहे थे। एक जो अपने वाला जो हिस्सा है, जिसमें से आप भी आते हो, मैं भी आता हूँ, आज़ादी के बाद कभी मंत्री ही नहीं रहा। और इसलिए जब यहाँ मुझे मौका मिला तो यहाँ एक झंडा पकड़ा रखा है, इसको चौधर का झंडा कहते हैं। और यहाँ पीने के पानी का इंतजाम भी नहीं था। यानी कम से कम 125 करोड़ रुपया या रू अर्बन का बादली के क्षेत्र में है और 100 करोड़ से ज़्यादा उस अपने वाली सड़क पर। लोग एक ही बात कर रहे थे, पानी पिलवा दो। इस इलाके में पटवारी से ऊपर अधिकारी नहीं था। आज 2 बीडीओ बैठते हैं, एक एसडीएम, एक तहसीलदार, एक डीएसपी। यानी केवल पटवारी से ऊपर कुछ नहीं, केवल चौधर का नारा देके उनको अगर 1 रुपया मिलता था तो 70-75 पैसे वहाँ खर्चते थे रोहतक में, यहाँ 30-25 पैसे खर्चते थे। दोनों शहरों का अंतर आप देखते हो। मुझे मौका मिला, मुझे 1 रुपया मिला तो मैंने इस इलाके में खर्चा है। इस इलाके में जहाँ सब डिवीज़न बनाने का, बीडीपीओ बैठाने का, जहाँ तहसीलदार बैठाने का काम किया, वहाँ कुलाना में कॉलेज बनाने का काम किया। नॉर्म तोड़ के दूसरा संस्कृति स्कूल बनाने का काम किया। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर लेके आए। 2 परचेज सेंटर और एक सब यार्ड बनाने का काम किया ढाकला में। हमने पाटौदा में खरीद शुरू कराई और बादली में खरीद शुरू कराई। एनसीआई के नाम पर केवल और केवल एक डिस्पेंसरी चलती थी, अपने समय में शिलान्यास किया और अपने समय में जो है उसका उद्घाटन किया। केएमपी, आपको पता है, नीलगाय घूमती थी। इस इलाके के साथ तो केवल ठगी करने का काम किया और कुछ नहीं किया। ज़मीन जो है लोगों की ले ली, ये नारे दे के कि तुमको नौकरी देंगे, तुम्हें कमर्शियल प्लाट देंगे, तुम्हें रेजिडेंशियल प्लाट देंगे, ऐसी सब बातें कह के ज़मीनें ले ली गई। ना नौकरी मिली, ना कमर्शियल प्लाट मिले, ना जो है किसी प्रकार के रेजिडेंशियल प्लाट में। ठगी की गई इस इलाके के साथ और केवल नारा लगवाते रहे। कोई भी आप देखोगे, इतनी चीज़ें मैंने बताई, इससे पहले के कोई आइकॉनिक विकास का एक भी चीज़ आप ये बता दो कि यहाँ उन लोगों ने करने का काम किया। मैं कह रहा हूँ, ड्रेन नंबर 8 मेरे यहाँ के बीचों बीच गुजरती है। लोग हर बार पुल की मांग करते थे, मैंने 8 पुल बनवाए। नॉर्म नहीं है कह के टाल देते थे। 100 सड़कें अपने समय में बनवाई। लोगों को गाँव में जो विकास हो सकता था वो सब विकास करने का काम किया। तो लोग इस बात को याद कर रहे हैं कि पहली बार किसी व्यक्ति ने अपने हलके को ऐसा मानकर कि अपनेपन के साथ विकास किया। तो इस बात को लोग मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का जज्बात और प्रेम जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है। 2019 में फिर क्या ऐसा रहा कि आपको हार का मुंह देखना पड़ा? 2019 में कई तरह की चीज़ें थी जिसके कारण से हम चुनाव में पीछे गए। एक जिसको मैं कह सकता हूं कि 2019 में एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार के नाते से वो एक सीटें घटी जो पहले से, उस नाते से एक वो भी प्रभाव था जिसको मैं कह सकता हूं। दूसरा मैं ये भी कह सकता हूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ जो है ना, एक जो कांग्रेस का सर्कल था ना, ये बहुत ही गड़ंगबाज सर्कल है। गड़ंग कह रहा हूँ मैं, झूठ तो छोटी चीज़ होती है, गड़ंग ऐसी होती है तो काटना ही मुश्किल होता है। पता है मेरे पे क्या आरोप लगाया था? बोले चश्मे में तो दिखे। तो आपने भी सुना होगा क्या? क्या दीपेंद्र चश्मे में से नहीं दिखता? क्या हुड्डा साहब चश्मे में से नहीं देखते? ये कोई आरोप है क्या? और मान लो आपको रीडिंग का चश्मा लगा है और आपको एक बार ऐसे भी देखने पड़ जाए, अब तो वो रेसिप्रोकल है, चलो दोनों चीज़ों को दूर की भी अब चश्मा लग गया है, तो कोई बुरी बात है क्या? तो ऐसी चीज़ें उड़ा के, जिन चीज़ों को, अब ये इतने सालों से मंत्री नहीं था, मैंने यहाँ विकास के लिए दबा के पैसा दिया और इसी को मुद्दा बना दिया कि सरपंच बन गए। अरे भाई, मेरे इलाके में आज़ादी के बाद पहली बार मंत्री आया है, दिल खोलकर मैंने मदद की, लेकिन उसी को एजेंडा बना लिया। इतने दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब ये क्या कहूँ लोगों को,
जो इनके विकास की अच्छी चीज़ें थी ना, उन्हीं पर धरने बैठवा दिए। आपने दरिया में धरना देखा, यूनिवर्सिटी के हॉर्टिकल्चर सेंटर के खिलाफ धरना दिलाया कांग्रेस ने। बादली की बनी बनाई नगर पालिका तुड़वाई कांग्रेस ने। ये इस इलाके के विकास के विरोधी लोग हैं और इन्होंने लोगों को समझ में आ गया कि बड़ी भारी गलती हो गई, हमारा विकास हो रहा था और ये हमको हमारे खिलाफ मुद्दा बना रहे थे। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ने बहुत शांति रखी, एक पुलिस वाला नहीं भेजा, रास्ता बदल लिया। मेरे अपने लोग बैठे हैं, आज नहीं तो कल समझेंगे। और ये अब नज़ारा देखिए कि लोग समझ गए हैं कि इस आदमी ने विकास किया था। अब आंदोलन की बात करें, आंदोलन तो किसान आंदोलन भी हुआ और किसान आंदोलन में लोगों ने कहा कि आप लोगों को कम से कम स्टैंड लेना चाहिए था। देखिए, मैं किसान मोर्चा का 10 साल दो बार अध्यक्ष रहा हूँ और 10 साल कार्यकर्ता रहा हूँ, महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। स्वामीनाथन कमीशन में A2+FL दिलवाने में जो अपनी पार्टी में किसान मोर्चा के नाते आंदोलन, एक दिन में 1 लाख लोगों पर केस बने थे, रेल रुकवाई थी। हर राज्य में जाकर मैंने पद यात्रा की थी, अपने घोषणा पत्र में लिखवाया, हमने दिलवाया। जो कांग्रेसी आके रोटियां सेक रहे थे ना, उन्होंने पैरों तरह वो दबाए रखी रिपोर्ट, हुड्डा साहब की कमेटी की रिपोर्ट। वो तो स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आई, 2010 में हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट आई। 4 साल तक इनकी सरकार थी, पैरों नीचे दबा के बैठे रहे। ये केवल नारेबाजी करने वाले लोग हैं। अब किसानों को हमेशा अपनी बात उठानी चाहिए, मैं हर समय इस बात का समर्थक रहा हूँ। लेकिन आज मैं हरियाणा का कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जब था, 14 फसलों की खरीद शुरू कराई यहाँ की सब मंडियों में, और आज 24 की हो रही है। मुझे आनंद है इस बात का। अब तो कंपल्स एक मिनट और सुनिए। बचपन में तेरा मेरा गाँव में बीच में कोई गांव नहीं है जी, सीम मेरी माँ लगती दोनों पे। हाँ, मेरी माँ कहती थी तवा मुद्दा मार दो भाई, ओले पड़ते थे तब। ओम प्रकाश धनखड़ ने मोदी जी की रैली में 13 में कहा था, ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। आज आपके सामने कह रहा हूँ, फसल बीमा योजना हमने अपने घर पर उस पर बैठ कर बनाई जो बादली हल्के की कोठी थी, और PMO में लेकर गए। 1.25 घंटा डिस्कशन हुई। अरुण जेटली स्वर्ग में है और मैं धरती पर हूँ। उन्होंने कहा, मुझे बुला के कहा, ओम प्रकाश जी अब हम इसको देश भर में लागू करेंगे। और 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका है देश भर के। हरियाणा के किसानों में 8,000 करोड़। और डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड जो हमने 6 से 12 किया, जो हुड्डा 1.5 रुपये के चेक हुड्डा साहब भेजते थे, वो 4,600 करोड़। पूरे 10 साल में 12,600 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, 1.5 लाख करोड़ ऑन रिकॉर्ड है। हमने लड़ाई शुरू की इस बात की कि A2+FL मिले, अपनी पार्टी घोषणा पत्र में लाए और दिलवाया। आप कह सकते हो C2 नहीं मिला, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब तो डिमांड C2 की है, अब तो आंदोलन हो रहा है। किया हमने ना, तो देने वाले नहीं थे, वो केवल आगे बढ़ते हैं। जो दिया वो मैं बता रहा हूँ। आज बाजरे के दाम 3 गुना है कि नहीं है? आज सरसों के दाम दुगने हैं कि नहीं है? दलहन के दाम दुगने हैं कि नहीं है? 60% दाम बढ़े हुए हैं गेहूं और धान के भी। ये करके दिखाया है। अभी 2,000 रुपये बोनस दे रहे हैं प्रति एकड़ पर। इस बार 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ये जो मौका मिला, पढ़ी लिखी पंचायत लाने का हमने काम किया। गांव में बहुत गौरवशाली लोग रहते हैं, उनके गौरवपट लगवाने का काम किया। जो मौका मिला, शानदार काम किसानों के लिए। ये पहला मौका था जब मुझे ये मंत्रालय मिला हुआ था। 3 किसानों को पद्मश्री मिली, 72 किसानों को हरियाणा किसान रतन सम्मान 1-1 लाख रुपए का मिला। आप अपनी ट्रैक्टर इनाम में निकाले गए। गोवंश को 2.5 लाख रुपए नस्ल पर, रनर अप को 1 लाख, और 20,000, मैं कह रहा हूँ 10,000। ओम प्रकाश जी, आप अपनी चीज़ें गिनवा रहे हैं, वो शायद आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, इनको आप बोल सकते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये भी है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, उससे जो निजी कंपनियां थी उनको ज़्यादा फायदा हुआ। लोग, और उसके ऊपर पी साईनाथ ने भी लिखा, बहुत सारी RTI फाइल की गई। और ऐसे ही अब जो, अगर आपको ठीक से जानकारी है, सारी कंपनियां हरियाणा में लुट कर गई। हरियाणा को कंपनियां सरकार के, केंद्र सरकार के पैसे से, राज्य सरकार के पैसे से और किसानों के पैसे से ज़्यादा मिला है। अच्छा, डाटा देखिए। अब बहुत सारे ऐसे मिथ चलाए जाते हैं और ऐसी घटना। ये तो वो लोग थे जो फसल बीमा का विरोध कर रहे थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने तो पद यात्रा की थी। आज ये मुआवजे की बात करते हैं, वही लोग जो पहले बीमा नहीं लेने का विरोध करते थे। अच्छा, आप जिस इलाके में चल रहे हैं, इसमें मैं डेवलपमेंट जर्नलिज्म करता रहा हूँ, पत्रकारिता, तो विकास की, उसमें साल 2006 में 22 लाख का किला लिया गया था। आज उसी जगह पर 100 गज प्लाट के रेट हैं 80 लाख रुपए।
तो किसान को तो कुछ मिला ही नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आपका इलाका जो 2041 के मास्टर प्लान में भी है, 2031 के मास्टर प्लान के हिसाब से एनसीआर के उससे डेवलप हो रहा है, उसमें किसानों की ज़मीनें तो ले ली जा रही हैं लेकिन कुछ दिया नहीं जा रहा बोलो ना उनको। उस आदमी का नाम बोलो, ये किसने दिलवाया? लेकिन सरकार तो बीच में आपकी भी रही, 10 साल से आपकी। भैया नहीं मैं एक बात हाँ, मैं दोनों सरकार उस आदमी का नाम बोलो कि ये काम, ये 6000 एकड़ जमीन किसने दिलवाई थी 22 लाख में, नाम बोलो। मैं ये नाम बोलो उस आदमी का। मैं ये कह रहा हूँ कि उस आदमी का नाम बोलो ना भाई। सर मैं ये कह रहा नहीं, आप बाद में कहना अपनी बात, उस आदमी का नाम बोलो। भूपेंद्र हुड्डा ने भूपेंद्र हुड्डा ने 22 लाख पर इसमें 10 साल। नहीं भैया, एक मिनट बात सुनो भैया, आप नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये काम भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ के किसानों की ज़मीन एक तरह से दिलवाने का काम किया। 7 शर्तें थी आपके चैनल पे दिखाना, एक नौकरी देना था, कॉमर्शियल प्लाट देना था और रहायशी प्लाट देना था, कोई भी शर्त नहीं मानी गई। आपको मालूम है ना, जो वो बनाने के लिए चले थे, कहा ये डी नोटिफाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो शर्तें थी वही ख़त्म हो गई। पर 10 साल सरकार आपकी थी। 10 की बात क्यों कर रहा है? जो मुद्दा है उसकी बात करो ना। किसने डी नोटिफाई किया? कौन सी सरकार थी? बोलो, नाम बोलो, कौन सी सरकार थी? एक मिनट, नाम बोलो, कौन सी सरकार थी? अरे भाई नाम बोलो, दम है। 2000 देखिए मैंने नाम बोला, आगे बोलो ना। डी नोटिफाई किसने किया? मैं कह रहा हूँ 2014 से 2024 तक आपकी सरकार रही है। बात करो। नहीं, बोलो, सच बोलने की हिम्मत करो। बोलो किसकी सरकार थी जिसने सेज बनाने की बात की और डी नोटिफाई किया? बोलो उसका नाम बोलो। नहीं, चीज लेके आप बोलो ना। दम है तो यार, अच्छी पत्रकारिता करते हो, दम है तो बोलो। मैं कह रहा हूँ आप बोलो ना किसने किया डोनेट। आप बोलो ना नाम। आप बात देखिए, मैं मेरा इलाका है, सवाल पूछ रहे हो, मेरा इलाका है, हम दोनों का इलाका है, दोनों का इलाका। बोलो किसने किया? मैं ये कह रहा हूँ, बोलो किसने डी नोटिफाई। मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई दम है तो बोलो। मैं पत्रकार हूँ, मैं सवाल कर सकता हूँ, जवाब दो ना यार। सत्य बोलते हो ना, बोल तो किसने डी नोटिफाई, किसने डी नोटिफाई किया? उसमें मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि 10 साल आपकी सरकार है, 10 साल आपकी सरकार। नहीं, पॉइंट जब पूरा होगा, जब सच बोलोगे। बोलो। मैं कह रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक्वायर किया जमीन, ठीक है, डी नोटिफाई किसने किया? बना के, खरीद के। उसमें बहुत सारे पेज हैं, उसको डायरेक्ट नाम नहीं लिया जा सकता। लो ना, नाम लो यार। 10 साल आपकी सरकार है। अरे भाई दम लो ना, बाद ना आए हम तो। दम से नाम लो। चलिए, कांग्रेस की सरकार थी जब वो डी नोटिफाई हुआ, ठीक है। अगला काम क्या किया वो भी बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 से 2024 के बारे में क्या बात क्या हुआ? भैया, जो वो पाप कर गए, आपको कहा गया कि आपको जलेबी के बदले ये मिलेगा, और कहा जलेबी डी नोटिफाई। ये पाप किसने किया? बात को समझो। आपको स्कीम दी गई, आपको इस बर्फी के बदले ये चीज़ 4 लड्डू इनाम पे मिलेंगे। बाद में कहा बर्फी खत्म तो लड्डू भी खत्म। किसने किया ये पाप? उस आदमी का नाम लो। ठगी की है यहाँ के लोगों से, यहाँ के किसानों से, उसका नाम लो, चौड़े में नाम लो। जो चौधर के नाम पर यहाँ लूट मचा गए, उनका नाम लो आप। जो ठग गए इलाके को चौधर के नाम पर, उनका नाम लो। बोलो, दम है तो बोलो यार। अच्छी पत्रकारिता करो, पीठ पत्रकारिता मत करो, उनका नाम लो। और फिर अगला पाप किया, ग्लोबल सिटी बनाया। किसने बनाया? और ग्लोबल से फिर आगे क्या बनाया? सारा पाप खोलो, दम है तो पाप खोलो। अब 2014 से लेकर मेरी बात सुनो। सारा पाप वो आदमी करके चला गया, उसका नाम लो। मैं कह रहा हूँ कि आप देखो, आपका वो नैरेटिव भी है, प्रॉपर्टी डीलर वाली सरकार, आप बोलते भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2014 से लेकर यही खड़े हो, इस जमीन पर खड़े होकर सत्य बोलो। इस जमीन ये इंटरव्यू भी दादरी तो में हो रहा है, बिल्कुल। जमीन के बेटे हो तो यहाँ सत्य बोलो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगला सवाल अगर मैं लूँ कि 2014 से लेकर 2024 तक आपकी सरकार रही, उसमें जो मास्टर प्लान बनाया गया उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ हो रहा था। यहाँ कोई मास्टर प्लान हमारी सरकार में नहीं बना। इस इलाके का कोई मास्टर प्लान मेरी सरकार में नहीं बना। तो ये डेवलप हुए हैं इतने सारे। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी हुड्डा दे गए, प्राइवेट कर गए, उनका सिटी बना गए। तो अब ये उनकी किसानों के पास क्या रास्ता है? क्या अगर आपको चुनते हैं किसान, और तो क्या आप उनकी लड़ाई लड़ोगे? क्या उनको 100 गज? भैया नहीं, वो तो उन्होंने डी नोटिफाई किया, वो समझो आप, वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। आज ये किसान कहाँ जाए? उस आदमी ने आज ये किसान कहाँ जाए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसको पकड़े पहले, जो आज ये जो 30 गांव के किसान कहाँ जाए? इसलिए मैं खड़ा कर रहा हूँ सवाल कि इन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है। उस आदमी को समझो, जो जिसने आपके साथ धोखा किया है, उसको समझने का काम करो। और समझो, आज भी आपके बीच में घूम रहा है, आज भी झूठे चौधर के नारे दे रहा है। उसको समझो कि आपके साथ कौन पाप करके गया। अगर ये नहीं समझेंगे तो ठीक नहीं होगा। समझेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये समझना पड़ेगा कि आपके साथ ये पाप करके कौन चला गया।
अच्छा, अब एक अगला सवाल, आखिरी सवाल भी आपके समर्थक बाट देख रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि एक चुनाव में जब टिकटें अनाउंस हो रही थी तो नैरेटिव ये चला कि आप बहादुरगढ़ भाग रहे हैं, आपको हार दिख रही है, और आपके जो विरोधी हैं कुलदीप वत्स वो भी लगातार ये बात पुश करते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ तो यहाँ से भाग रहे थे और उनको हार दिख रही थी, तो सेफ सीट तलाश रहे थे, और मनोहर लाल खट्टर का नाम भी आया कि उन्होंने आपको प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दिया और अब बहादुरगढ़ से टिकट भी नहीं लेने दी। इनको लेकर आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी का बड़ा नेता है ना, है ना। बड़े नेताओं के नाम कई जगह से चलते हैं, चले, केवल बहादुरगढ़ से नहीं चले, और भी कई जगह से चले, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेफर किया मैं अपनी ही सीट पर लड़ूंगा और अपनी ही सीट पर लड़ रहा हूँ और दमदारी से लड़ रहा हूँ। दर से दिखाओ। जी, शुक्रिया ओम प्रकाश जी, और ऑल द बेस्ट। आप चुनाव लड़िए, चुनाव के बाद जो भी परिणाम रहेगा उसके बाद जरूर आपसे एक बार बात मिलेंगे, और सत्य की पत्रकारिता बढ़ाइए। आप अच्छे साथी हैं जी, पक्षीय मत रहिए। नहीं, पक्ष आप लोगों को लगता है कि के साथ खड़े हुए मजा आएगा। नहीं, आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के खिलाफ नैरेटिव बनाता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सत्य के साथ खड़े हुए मजा आएगा। जी, शुक्रिया ओम प्रकाश जी।